यश ने दो मुही जूनियर को भगा दिया और असहाय ढंग से सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि ज़ारा अभी भी युवा थी और अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार होने की हिम्मत नहीं करती थी। वह नहीं जानते थे कि ज़ारा की मानसिक परिपक्वता उनसे भी अधिक थी। जब ज़ारा विशाल सागर विला छोड़कर चली तो लगभग 4 बजे थे। उन्हें उनके वरिष्ठ के ड्राइवर ने घर भेज दिया। उन्होंने जैन फैमिली के द्वार रक्षक से अपनी चीज़ें लीं और धीरे धीरे लिविंग रूम में चलकर आईं। लिनन आरव मलिक से फ़ोन पर बात कर रही थीं, जो विदेश में थे। वह मुनी और ज़ारा को देखा, जो आखिरकार घर लौट आई थीं, और अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन वापस आ गई है। मैं पहले उससे पूछूंगी। आरव मलिक की आवाज़ स्थिर और मोटी थी, जैसे उन्होंने अपनी माँ से कहा, ये ठीक है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पूछो। गुस्सा मत होना, शायद ये बस एक गलतफहमी है। चूंकि मिस्टर जेसन हमेशा अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, वह ऐसी एक आश्चर्यजनक चीज़ कर सकते हैं। ये सुनकर लिनन मुस्कुराई और धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सीमाओं को नहीं जानती? तुमने ज़ारा से मुलाकात भी नहीं की, लेकिन तुम पहले ही अपनी छोटी बहन की रक्षा कर रहे हो। बुरा नहीं, कृपया ऐसा जारी रखो। लिनन के शब्दों पर आरव मलिक असहाय ढंग से मुस्कुराए। मैं समझता हूँ, माँ। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछती हूँ। तुमने कहा था कि तुम कुछ दिनों पहले वापस आ रहे हो। क्या तुम्हें फिर से देरी हुई है? लिनन ने चिंता से पूछा। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को लंबे समय से नहीं देखा था। इसका उल्लेख होने पर आरव मलिक भी गहरी आह भरना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी मां चिंतित होंगी, इसलिए वह केवल आरामदायक होने का ढोंग कर सकते थे और कहा, ये काम पर कुछ है। एक मामूली घटना हुई थी, लेकिन मैंने लगभग इसे सुलझा लिया है। मैं अधिक से अधिक 1 सप्ताह में वापस आऊँगा। ये सुनकर लिनन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जब तुम अकेले बाहर हो तो तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। खुद को थकाओ मत। जब तुम वापस आओगे तो माँ तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा भोजन बनाएगी। अच्छा, मुझे पता है, माँ। मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जैसे ही आरव मलिक बोले, उन्हें अचानक एक आपातकाल का सामना करना पड़ा लगता था और वह फ़ोन रखने वाले थे। लिनन ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। वह आरव मलिक का समय बर्बाद नहीं करना चाहती थीं और फ़ोन काट दिया। अपने फ़ोन पर सबसे बड़े बेटे का नंबर देखते हुए लिनन ने हल्का सा आह भरी। वह ज़ारा की ओर मुड़ी, जो अभी ऊपर जाने वाली थी, और धीरे से कहा, ज़ारा, एक पल रुको। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ज़ारा अपने रास्ते पर रुकी और लिनन को देखने के लिए मुड़ी। माँ, तुमने कॉल ख़त्म कर दिया। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या ये ज़रूरी है? अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो क्या मैं अपने कमरे में वापस जाकर अपनी चीज़ें रख सकती हूँ? ज़ारा ने आज्ञाकारिता से पूछा। लिनन ने सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं है, तुम पहले जाओ। आज मौसम बहुत अच्छा है। चलो बाद में आंगन में चलकर कुछ चाय पीते हैं। ज़ारा ने लिनन पर नज़र डाली और अस्पष्ट रूप से कुछ महसूस कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया। उन्होंने आज्ञाकारिता से जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, तुम अब जा सकती हो, लिनन ने धीरे से कहा, जैसे उन्होंने ज़ारा को सिर हिलाया। सितंबर का सूरज अभी भी गर्म था। ये सामने के यार्ड में ओसमंथस पेड़ों पर चमका, जिससे वे सुनहरे और सुंदर लग रहे थे। जिस पल ज़ारा यार्ड में चलकर आई, वह हवा में ओसमंथस की सुगंध सूंघ सकती थी। जैन बेंच पर बैठा था और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। जब उन्होंने अपनी बहन को आते देखा तो उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, छोटी बहन, मेरे किनारे आओ। बड़े भाई के पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। जोरावर मलिक लिनन के बगल में बैठे थे, चाय का एक कप पी रहे थे। ज़ारा को उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता और तीसरा भाई भी यहाँ होंगे। उन्होंने जैन पर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, एक पल रुको। फिर वह लिनन की ओर चली और उनके विपरीत बैठ गईं। उन्होंने पूछा, माँ, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थीं? लिनन ने ज़ारा पर नज़र डाली और जोरावर मलिक की पीठ पर थपथपाया। उन्होंने एक कुर्सी की ओर इशारा किया जो ज़्यादा दूर नहीं थी और कहा, अपनी चाय लो और पियो। मैं अपनी बेटी के साथ एक निजी बातचीत चाहती हूँ। जोरावर मलिक दंग थे। जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लिनन ने उन्हें घूरा और जोरावर मलिक ने तुरंत आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए। ठीक है, ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। जोरावर मलिक को चायदानी और कप के साथ जाते देखकर लिनन ने ज़ारा को देखा। वह ज़ारा के करीब चली और पूछा, ज़ारा, क्या तुम लानवी के जेसन को जानती हो? मैंने अभी अभी तुम्हारे भाई को कॉल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि लानवी ने हमें सदस्यता कार्ड क्यों दिए। वह जेसन के बहुत करीब है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना कि जेसन ने हमारे पूरे परिवार को सदस्य के रूप में ब्लू वीबो देना चाहते थे। यह उपहार बहुत महंगा है। लिनन की आंखें ज़ारा पर टिकी हुई थीं जैसे ही वह बोलीं। वह ज़ारा के चेहरे पर कोई अप्राकृतिक अभिव्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। जब ज़ारा ने लिनन के शब्द सुने तो उनकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं, लेकिन वे तुरंत शांत हो गईं। माँ,
तुमने अचानक ये क्यों पूछा? लिन ज़ारा की प्रतिक्रिया को नहीं समझ सकी। क्या ये सच था या नहीं? वह नहीं समझ सकी, इसलिए उन्होंने कहा, ज़ारा मुझे सच बताओ। क्या तुमने दूसरे दिन लानवी में जो पेस्ट्री खाए थे वे तुमने बनाए थे? क्या तुम लानवी की शेफ हो? तुम्हारा उस विश्वप्रसिद्ध शिक्षक जेसन के साथ क्या रिश्ता है? क्या तुमने किसी को हमारे लिए वे सदस्यता कार्ड आवेदन करने के लिए कहा? ज़ारा का दिल कस गया। वह जानती थी कि वह आज इससे नहीं बच सकती। ऐसा लगा जैसे वह आज सुबह पूरी तरह से खेल नहीं पाई थीं। उन्हें उस तरह की कल्पना नहीं करनी चाहिए थी। ज़ारा ने लिन की आंखों में देखा और जानती थी कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकती। उन्होंने अपने होंठ दबाए और लिन को आज्ञाकारिता से देखने से पहले अपना सिर हिलाया। लिन ने ज़ारा के कार्यों को देखा और धीरे से चिल्लाया, सच में? ज़ारा, तुम लानवी की शेफ हो? अतीत में एक अवधि थी जब मैं थी, ज़ारा ने ईमानदारी से कहा। उन्होंने लिन की अभिव्यक्ति को देखा और देखा कि आश्चर्य के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने पूछा, माँ क्या तुम इस बार गुस्सा नहीं हो? जब लिन ने यह सुना तो वह धीरे से मुस्कुराई और पहुंचकर उनकी कलाई पकड़ी। उन्होंने गर्मजोशी से कहा, मैं क्यों गुस्सा होंगी? तुम इतनी उत्कृष्ट हो कि मैं खुश से अधिक हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्हें अचानक इस तरह के शब्दों की याद आई। उन्होंने ये पहले कई बार कहा था, इसलिए वह हंस पड़ी और तिरस्कार किया, ये शब्द बहुत परिचित लगते हैं। लेकिन ये तुम्हारी भी गलती है, तुम बदबूदार लड़की, तुम्हारे पास इतनी सारी क्षमताएं हैं, लेकिन तुम उन्हें हमसे छिपा रही हो। ज़ारा ने लिन का हाथ पकड़ा और आज्ञाकारिता से मुस्कुराई, मुझे डर था कि तुम लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि भविष्य में तुम्हें एक एक करके बताऊंगी। मैंने कभी तुम्हें छिपाने के बारे में नहीं सोचा। लिन ने अपना खाली हाथ फैलाया और धीरे से उनका चेहरा दबाया, मुस्कुराते हुए। मैं तुम्हें खुद को बचाने का एक मौका दूंगी। मुझे सब कुछ बताओ, अन्यथा मैं गुस्सा होने वाली हूँ। ज़ारा हंस पड़ी और लिन से कहा, माँ अगर तुम गुस्सा होती तो तुम पहले जन्म देती। तुम अब भी क्यों गुस्सा होंगी? ठीक है, आज मेरे पास समय है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? हमने सुना कि, लिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह अधिक सही लगता है। जल्दी करो और मुझे बताओ। हवा ज़ारा और लिन के बीच बहते हुए ओसमंथस फूलों की सुगंध लाए। वे दोनों अलग अलग उम्र और रूपों की थीं, लेकिन वे दोनों सुंदर महिलाएं थीं। गर्म धूप और फूलों की सुगंध के नीचे वे इकट्ठे हुए और ज़ारा के अतीत के बारे में बात की। जैन जोरावर मलिक के दाहिने पर झुका हुआ था, लेकिन उनकी आंखें मंडप में ज़ारा और लिन पर टिकी थीं। उन्होंने पूछा, पिताजी तुम्हें क्या लगता है कि माँ और बहन किस बारे में बात कर रहे हैं? माँ ने बोलते ही मेरी बहन पर हमला क्यों करना शुरू कर दिया? मेरी बहन ने क्या किया कि माँ ने उन्हें पकड़ लिया? क्या हमें ऊपर जाना और उन्हें बचाना चाहिए? जोरावर मलिक ने चाय का एक घूंट लिया और जैन को देखा। उन्होंने गहन होने का ढोंग किया और कहा, अब पिताजी तुम्हें घर पर जीवित रहने के लिए एक अच्छे पुरुष की पहली चाल सिखाएंगे। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करने देती तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें हस्तक्षेप करना पड़े तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए और मेरा समर्थन करना चाहिए। साथ ही तुम्हारी बहन कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब जैन ने जोरावर मलिक के शब्दों का पहला आधा सुना तो उन्हें थोड़ा तिरस्कारपूर्ण महसूस हुआ। उनके पास पत्नी भी नहीं थी, तो उन्हें इस उत्तरजीविता चाल को क्यों सीखना पड़ा? उन्होंने नहीं जाना कि जोरावर मलिक का वास्तविक युद्ध अनुभव भविष्य में उन्हें अंतहीन रूप से लाभ देगा। मेरे बारे में क्या? मैंने हाल ही में कुछ बुरा नहीं किया, जैन ने उत्सुकता से पूछा। जोरावर मलिक खड़े हो गए और आंख के कोने से उन्हें देखा। उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, तुमने इस फिल्म में बहुत अधिक समय लगा दिया है। तुम्हारी माँ पहले ही तुमसे थोड़ी नाराज हैं। जल्दी करो और क्रू में शामिल होकर इसे खत्म करो। जैन ने एक कमज़ोर मुस्कान का ढोंग किया और जोरावर मलिक को ऊपर देखा। किसने कहा कि मुझे देरी हुई? मैं आज रात सेट पर जा रहा हूँ। अगर मैं अपनी बहन का इंतज़ार नहीं कर रहा होता और उनसे चर्चा नहीं कर रहा होता कि हमारे निर्देशक उन्हें इस फिल्म में दूसरी महिला लीड बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही अपनी चीज़ें पैक करके चला गया होता। जोरावर मलिक ने महत्वहीन जानकारी को अनदेखा कर दिया और सीधे पूछा, फिल्मांकन? क्या तुम्हारा निर्देशक ज़ारा को आमंत्रित कर रहा है? क्यों? क्या तुमने उसकी सिफारिश की? मैं सिफारिश करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, निर्देशक ने मुझे बताया कि वह पहले उनसे बात करना चाहते हैं। अगर वह सहमत होती हैं, तो वह सीधे क्रू में शामिल हो सकती हैं। जैन ने समझाया। लेकिन ज़ारा सेलिब्रिटी नहीं है, उन्हें ऐसा क्यों सोचना चाहिए? जोरावर मलिक ने भ्रम में पूछा। जैन ने अपने सिर के पीछे छुआ और थोड़ा भ्रमित था। मुझे सटीक कारण नहीं पता, लेकिन मैंने निर्देशक और निर्माता को इसका उल्लेख करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि मेरी बहन का स्वभाव इस भूमिका के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने उस दिन शूटिंग शुरू की, पटकथा लेखक ने पहली नज़र में मेरी बहन पर नज़र रखी थी। क्या मुझे नहीं बताना चाहिए कि पटकथा लेखक ने निर्देशक को सुझाव दिया?
जोरावर मलिक ने जैन को देखा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने नहीं सोचा कि यह मामला असंभव था। बस इतना था कि ज़ारा का स्कूल सत्र शुरू होने वाला था और ये दो मामले थोड़े संघर्षपूर्ण थे। फिल्मांकन का अनुभव करना बुरा विचार नहीं था। जोरावर मलिक और लिन एन खुले विचारों वाले माता पिता थे जो अपने बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि उनके बच्चे किसी चीज़ में रुचि रखें। जोरावर मलिक ने इसके बारे में सोचा और कहा, तुम्हें अपनी बहन से पूछना चाहिए कि वह क्या सोचती है। तुम्हारी माँ और मैं तुम दोनों को विभिन्न चीज़ों का अनुभव करने के लिए समर्थन करते हैं। जब जैन ने ये सुना तो उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिलाया। जब वह ज़ारा को देखने के लिए मुड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह और उनकी माँ उनकी दिशा में देख रहे थे। ज़ारा ने जैन को देखते हुए पुकारा, पिताजी, तीसरे भाई, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? तुम इतने मग्न थे कि तुमने मुझे नहीं सुना। जैन और जोरावर मलिक ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि वे उठकर उनकी ओर चले गए। वह ज़ारा के करीब आए और उन्हें स्क्रिप्ट सौंपा। क्या तुम मेरे साथ प्रोडक्शन टीम में जाना और एक अभिनेत्री का जीवन अनुभव करना चाहती हो? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और ये तुम्हारे अनुकूल है। अगर तुम इसमें अभिनय करती हो तो तुम खुद के रूप में अभिनय करोगी ताकि यह मुश्किल न हो। ज़ारा ने जैन द्वारा सौंपी गई स्क्रिप्ट को देखा और भ्रम में पूछा, तीसरे भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म हूँ? और मेरी भूमिका? ये देखकर कि जैन ने सिर हिलाया था, उन्होंने त्योरी चढ़ाई और जारी रखा पूछना, क्या मैं ऐसी लगती हूँ जो अभिनय कर सकती है? तीसरे भाई, क्या तुमने क्रू को रिश्वत दी? हमें चोर दरवाजे से प्रवेश करने की परवाह नहीं है। जैन को रोने जैसा महसूस हुआ लेकिन आंसू नहीं थे। उन्होंने हंसकर कहा, मैं कहता हूँ, बहन, तुम्हारा सामान्य आत्मविश्वास कहाँ है? क्या तुम अधिक आत्मविश्वासी नहीं हो सकती? तुम जैन की छोटी बहन हो। एक सहायक भूमिका निभाना पहले ही तुम्हारे स्तर से नीचे है, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें महिला लीड होना चाहिए। ज़ारा ने उदासीनता से जैन को देखा, स्पष्ट रूप से उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया। हमारे भविष्य के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये देखकर कि उनकी बहन उन पर विश्वास नहीं करती, असहाय ढंग से कहा, मैं माँ और पिताजी के सामने तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? क्या मुझे पीटा जाने का डर नहीं है? जोरावर मलिक ने अपने असहाय बेटे को देखा और हंस पड़े। तीसरा भाई जो कहता है वह सच है। भले ही हम उसे 10 गुना साहस दें, वह हमसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन फिर, ज़ारा, अगर तुम रुचि रखती हो तो तुम कोशिश कर सकती हो। लिनन ने उनकी बातचीत सुनी और ज़ारा को देखने के लिए मुड़ी। ऐसे एक सुंदर चेहरे के साथ यह एक अफसोस होगा अगर वह फिल्म नहीं करती। ये देखकर कि उनके पिता ने उनका पक्ष लिया था, जैन ने जल्दी से जो कुछ पहले हुआ था उसे दोहराया। जब ज़ारा ने ये सुना तो उनके दिल में अधिक प्रतिक्रिया नहीं थी। हालांकि लिनन बहुत उत्साहित थीं। उन्होंने ज़ारा की बाँह पकड़ी और उत्साह से कहा, ज़ारा, देखो कि पटकथा लेखक और निर्देशक कैसे कहते हैं कि तुम ये कर सकती हो। तुम कोशिश क्यों नहीं करती? ये बस दूसरी महिला लीड है, इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादा दृश्य नहीं होंगे। इसके अलावा तुम्हारा छोटा चेहरा इतना सुंदर है। अगर तुम इसे बड़ी स्क्रीन पर योगदान नहीं करती तो यह एक अफसोस होगा। लिनन ने ज़ारा की मुस्कुराती आंखों को देखा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने बेचैनी से उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। ज़ारा ने अपनी माँ को असहाय ढंग से देखा और मुस्कुराई, माँ, क्या तुम इतना चाहती हो कि मैं जाऊँ? लिनन ने बिना सोचे सिर हिलाया और कहा, मैं भी सेट पर जाना चाहती हूँ ताकि देख सकूं कि तुम्हारा तीसरा भाई फिल्मांकन करते समय कैसा दिखता है। मैं हमेशा उत्सुक रही हूँ। लिनन नहीं चाहती थी कि वह एक फिल्म में अभिनय करें या एक स्टार बने। शायद उन्हें लगा कि अभिनय नया और मज़ेदार था, ठीक एक बच्चे की तरह जिसे हमेशा नए खिलौने पसंद होते हैं। ज़ारा अपनी माँ और तीसरे भाई को निराश नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने अपना सिर उठाया और जैन को देखा, पूछते हुए, क्या दूसरी महिला लीड के बहुत सारे दृश्य हैं? मैं कोई हूँ जो जल्द ही स्कूल शुरू करने वाला है। ये देखकर कि ज़ारा नर्म हो गई थी, जैन ने जल्दी से कहा, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बाई नीन को कहते सुना कि संदेह का बादल में दूसरी महिला लीड के दृश्य अधिक से अधिक एक सप्ताह में खत्म हो जाएंगे। तीसरे भाई ने पहले ही तुम्हारे लिए सोच लिया है। इस दूसरी महिला लीड के दृश्य बिखरे हुए हैं, इसलिए तुम्हें हर समय क्रू में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा है? क्या तुम लुभा गईं? मैंने तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट पढ़ी है और भूमिका उत्कृष्ट है। जब तक तुम उचित रूप से अभिनय करती हो, प्रसिद्ध होने की एक उच्च संभावना है। जैन ने गर्म लोहे पर मारते हुए कहा। उन्हें डर था कि ज़ारा अपना मन बदल देंगी और फिर से नहीं जाना चाहेंगी। वह अपनी बहन के साथ अभिनय करने का इंतजार कर रहे थे। ज़ारा को विस्फोटक खबर की परवाह नहीं थी। वह लिनन की निराश अभिव्यक्ति नहीं देखना चाहती थीं। ज़ारा ने सिर हिलाया, ज़रूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मेरे रिपोर्टिंग में देरी नहीं कर सकते। जैन ने उनकी कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो, तीसरे भाई के तुम्हारी व्यवस्था करने में मदद करने के साथ मुझे यकीन है कि हम छोटी बहन के मामलों में देरी नहीं करेंगे।
इस प्रकार शेंगडू सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में ज़ारा के पंजीकरण के पहले 3 दिनों में वह सेट पर ज़ेन के साथ थीं। आओ, तीसरे दृश्य के लिए तैयार हो जाओ। छोटी ज़ारा, ज़ेन के करीब आओ। तुम्हारी वायलिन की हरकतें भी बहुत मानक हैं। इसे जारी रखो। कैमरे चालू करो। निर्देशक की आवाज़ लाउडस्पीकर से सुनाई दी। उनका स्वर कोमल था और यह स्पष्ट था कि वह ज़ारा को बहुत पसंद करते थे। ज़ेन कैमरा के सामने खड़ा था और ठंडे तरीके से ज़ारा द्वारा निभाई गई वायलिन वादक को देखा। इस अजीब और विक्षिप्त महिला के बारे में बहुत सारे संदिग्ध बिंदु थे। उन्होंने बंदूक उठाई और काले नोक को महिला के दिल पर इशारा किया। उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, अपना वायलिन नीचे रखो और हाथ ऊपर करो। हालांकि वायलिन वादक ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया और अपना पसंदीदा गाना बजाना जारी रखा। संगीत खाली कमरे को घेर लिया और सीधे आकाश में चला गया, जिससे यह पागल और सुंदर लगने लगा। ये दृश्य दुर्लभ दृश्यों में से एक था जहां पुरुष लीड और दूसरी महिला लीड विपरीत अभिनय करते थे। बाई नींग कैमरा के पीछे बैठी थीं, ज़ेन और ज़ारा पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज़ेन ने अंतिम मिनट में क्रू में खींची गई दूसरी महिला लीड उनकी बहन थी। दूसरी ओर उनकी बहन अपनी पहली कोशिश में पहले ही इतनी अच्छी थी। ज़ारा का ध्यान स्तर इतना डरावना था कि इसने कई अनुभवी अभिनेताओं को पार कर लिया। अभिनेताओं को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित भी किया जा सकता है। एक तकनीकी अभिनेता था। वे उत्कृष्ट कौशल के माध्यम से पात्र को क्या कहने की ज़रूरत थी उसे पूरी तरह से व्यक्त कर सकते थे। यह मनोरंजन उद्योग में अभिनय का सबसे सामान्य तरीका भी था। उदाहरण के लिए, बाई नींग खुद ऐसी थीं। दूसरी श्रेणी भावनात्मक श्रेणी थी। उन्होंने खुद को पात्र में लाने और उसके साथ एक बनने के लिए अपनी समृद्ध और संवेदनशील भावनाओं का उपयोग किया, एक बेहतर प्रदर्शन प्रभाव हासिल करते हुए। वे दर्शकों को भी प्रकृति में अधिक सीधे डूबने की अनुमति दे सकते थे जैसे वे सीन पर थे। ऐसे अभिनेता दुर्लभ होने चाहिए, लेकिन संदेह का बादल के कलाकारों में 2 ऐसे अभिनेता थे, ज़ेन और ज़ारा। अगर मनोरंजन उद्योग में एक सुंदर चेहरा स्वर्ग से एक उपहार था, तो ज़ारा और ज़ेन जैसे लोग स्वर्ग द्वारा पीछे पड़े हुए अस्तित्व थे जो उन्हें खिलाना चाहते थे। बाई नींग का दिमाग गड़बड़ी में था। अचानक उन्होंने उदास ढंग से आह भरी, कोई तुलना नहीं। मैं लगभग उसे अपनी महिला लीड की भूमिका देना चाहती हूँ। नींग, तुम क्या कह रही हो? ज़ारा इस भूमिका को अच्छी तरह से निभा सकती हैं क्योंकि वह भूमिका में अच्छी तरह से फिट होती हैं। ये भाग्य के कारण भी था। तुम्हें खुद को इस तरह छोटा नहीं करना चाहिए। क्या निर्देशक ने तुम्हें पिछले दृश्य में तारीफ नहीं की? बाई नींग की मैनेजर ने निराशा में बाई नींग को देखा, लेकिन उन्होंने अभी भी गर्मजोशी से उन्हें सांत्वना दी। बाई नींग मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखें कैमरा के पीछे भाई बहन पर टिकी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं बस अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कह रही हूँ, समझती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उपहास कैसे किया जाता है? अगले सेकंड पुलिस अधिकारी, जिसका अभिनय ज़ेन कर रहा था, ने सुंदर वायलिन वादक पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक जोरदार धमाके के बाद वायलिन वादक की छाती पर एक चमकीला लाल फूल खिल गया। उन्होंने लाल पोशाक पहनी हुई थी और जब खून उस पर छिड़का तो इसने केवल रंग को गहरा कर दिया। ज़ारा चमकीले लाल खून के एक तालाब में गिर गईं। उनके लंबे, नर्म बाल खून से सने थे। उनके हाथ में उन्होंने वायलिन पकड़ा हुआ था जिसे वह अपना जीवन मानती थीं। हालांकि जैसे ही खून बाहर बहा, वायलिन और धनुष पकड़े हुए उनके हाथों की ताकत धीरे धीरे कम हो गई। अंत में उनके पास अपना वायलिन नहीं रहा। इस खाली कमरे में एक घातक शांति थी। अंतिम क्षण में, इससे पहले कि वायलिन वादक ने अपनी आंखें बंद की, आंखों के कोने से क्रिस्टल आंसू गिरे। उनके पतले होंठ, भव्य लिपस्टिक से ढके हुए, हल्के से खुले, दुनिया में निराशा के लिए उनका विरोध दिखाते हुए। तो ये बस एक सपना था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना बेतुका था। बंदूक पकड़े हुए ज़ेन का हाथ हल्का सा कांप गया। वह नहीं समझा कि संदिग्ध को मारने के बाद उनका दिल इतना दर्दनाक क्यों था कि वह सांस नहीं ले सकते थे। अंत में पुरुष लीड ने आखिरकार बंदूक नीचे रख दी। मॉनिटर के पीछे बैठे निर्देशक ने जल्दी से चिल्लाया, कट। बधाई, बहन ज़ारा। दृश्य पहले शांत था, लेकिन निर्माता और निर्देशक के तालियां बजाने के बाद लोग धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगे। बधाई, ज़ारा बहुत अद्भुत हैं। हे ईश्वर, मैं रो रहा हूँ। ये किस तरह का ईश्वर जैसा अभिनय है। छोटी बहन बहुत अद्भुत है। मुझे ये पसंद है। अरे वाह, मेरा छोटा एंजल, तुम्हारा जन्म गलत समय पर हुआ। बेशक सबसे ज्यादा रोने वाला फिल्म का पटकथा लेखक था। जब सभी का ध्यान दृश्य के मुख्य पात्र पर वापस आया तो उन्होंने ज़ेन को अपनी बहन को कसकर गले लगाते हुए देखा। ज़ारा का शरीर हल्का सा कांप रहा था। वह खुश थीं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू एक टूटे हुए बांध की तरह थे। उन्होंने अपने हाथ उठाए और ज़ेन की दृढ़ पीठ को गले लगाया। उनकी आवाज़ कांप रही थी जैसे उन्होंने पुकारा, लिंग बेई। तीसरे भाई। लिंग बेई फिल्म में पुरुष लीड का नाम था। ज़ेन जानते थे कि ज़ारा अभी पूरी तरह से पात्र से बाहर नहीं आई थीं। उन्होंने जल्दी से अपनी बहन को कसकर गले लगाया और एक गर्मजोशी भरी आवाज़ में सांत्वना दी, मैं यहाँ हूँ।
तीसरा भाई यहाँ है। ज़ारा को धीरे धीरे ठीक होने में लगभग 5 मिनट लगे। इस पात्र के दुखद दृश्य ने लगभग उन्हें अतीत याद दिला दिया था। ज़ारा की आखिरी पंक्ति उनके साथ गूंज रही थी। उन्होंने बाई नीम से गुलदस्ता लेने के लिए हाथ बढ़ाया और लाल आंखों और एक मुस्कान के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। ज़ारा ने बाई नीम को गुप्त रूप से उनके तीसरे भाई पर नज़र डालते हुए देखा, फिर उनके करीब झुकी और एक गंभीर स्वर में कहा, तुम अपने भाई से बेहतर अभिनय करती हो। वह अभी पूरी तरह से तुम्हारे द्वारा दबा दिया गया था। जैसे ही वह बोली, उन्होंने एक लाल पैकेट बाहर निकाला और ज़ारा को सौंपा। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ एक अच्छी बातचीत भी नहीं की और तुम पहले ही स्कूल वापस जा रही हो। 7 दिनों का फिल्मांकन 3 दिनों में हो गया। ये बहन सहमत है। ये तुम्हारे लिए एक लाल पैकेट है, इसे लो। बाई नीम ने इस सुंदर लड़की को देखा। उन्हें नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उन्हें हमेशा उनके प्रति एक बहुत स्पष्ट निकटता की भावना थी। वह इस लड़की को पसंद करती हैं, बाई नीम ने सोचा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। जब जैन मुड़ा तो वह ठीक इस मनभावन दृश्य के गवाह बनने के लिए पहुंचे। सेट पर 2 सबसे सुंदर लड़कियां एक साथ थीं। वे एक दूसरे से फुसफुसाते लगते थे और जब उन्होंने कुछ मज़ेदार बात की तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंस पड़ीं। वे फूलों की तरह सुंदर थीं और उनकी मुस्कान और भी अधिक आंखों को आकर्षित करने वाली थी। जैन ने ज़ारा को एक आइस पैक दिया और आरामदायक होने का ढोंग किया, जैसे उन्होंने चिढ़ाया, ये देखकर कि तुम अभी कैसे रोईं, मुझे डर था कि तुम पात्र से बाहर नहीं निकल पाओगी। वह लिंगबेई मेरे सिर की खोपड़ी को झकझोर गया। जल्दी करो और इसे लगाओ, नहीं तो तुम्हें कल सूजी हुई आंखों के साथ स्कूल को रिपोर्ट करना पड़ेगा। हा हा हा। ज़ारा ने निःशब्दता से अपने भाई को देखा, जिसने उनके दुर्भाग्य पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने बाई नीम से असहाय ढंग से कहा, बहन नीम, कृपया बुरा मत मानो। मेरा भाई हमेशा इतना पागल नहीं होता। वह बहुत दयालु, कोमल और विचारशील है। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने जैन के हाथ से आइस पैक लिया और बाई नीम को देखने का इशारा किया, जैसे वह अपने भाई की तारीफ कर रही हों। बाई नीम दंग थीं। उन्हें लगा कि ज़ारा अजीब व्यवहार कर रही थी, जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ हो। बाई नीम हल्की हैरान, बिना कुछ कहे ज़ारा को साइज आंका किया। कुछ सेकंड के बाद वह धीरे से हंसी और जानबूझकर चिढ़ाया, बेशक, जैन किस तरह का चरित्र है। तुम्हें पूरे मनोरंजन उद्योग में दूसरा नहीं मिल पाएगा। इन कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद जैन को बाई नीम काफ़ी दिलचस्प लगी। वह ज़मीन से जुड़ी हुई थी और कठिनाइयों को सहने में सक्षम थी। जैन को लगा कि यह वह व्यावसायिकता है जो एक अभिनेता में होनी चाहिए। उनके बारे में जो दुर्लभ था वह उनका स्वाभाविक और साफगोई व्यक्तित्व था। इस पहलू में वह लिन एन जैसी ही थीं। जैन, जो घर पर लिन एन के साथ मजाक करने के आदी थे, बाई नीम जैसी एक खुशमिजाज और जीवंत लड़की के साथ बातचीत करने में और भी अधिक आरामदायक थे। ऐसा लगा जैसे वे दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। ज़ारा आज्ञाकारिता से अपने तीसरे भाई और भविष्य की तीसरी भाभी के बगल में ठहर रही थीं, चुपचाप उनकी अभिव्यक्ति का अवलोकन कर रही थीं। शायद ज़ारा को उनके बारे में एक पूर्वकल्पित धारणा थी, इसलिए उन्हें लगा कि यह जोड़ा एक उत्तम मेल था। जैसे ही ज़ारा गुप्त रूप से अपने तीसरे भाई और बाई नीम को आंक रही थीं, निर्देशक पहले ही एक बड़े लाल पैकेट के साथ चलकर आए थे, जिसके पीछे रोती हुई पटकथा लेखक थीं। निर्देशक ज़ारा की लाल सूजी हुई आंखों पर जोर से हंसे और उनकी तारीफ की, छोटी बहन, तुम बहुत अद्भुत हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिल्में बनाने के मेरे सालों के अनुभव से, अगर तुम सीधे फिल्म उद्योग में प्रवेश करती हो तो तुम निश्चित रूप से एक उज्ज्वल भविष्य वाली एक अंधेरी घोड़ी होगी। जैसे ही वह बोले, उन्होंने अपने पीछे पटकथा लेखक पर नज़र डाली। उनके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, जैसे उन्होंने समझाया, असल में जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तो हमें महसूस हुआ कि तुम्हें इस पागल संगीतकार का अभिनय करना होगा। जैसा कि अपेक्षित था, हम दोनों का स्वाद अच्छा है। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी आत्मा खो देता। निर्देशक के शब्द पहले ही उनके पेशे के लिए अत्यधिक उच्च प्रशंसा थे। अगर एक कलाकार तुम्हारी तारीफ अपने काम की आत्मा के रूप में करता है तो वह अत्यधिक उच्च प्रशंसा थी। ज़ारा ने नहीं सोचा कि उनका अभिनय इतना अच्छा था। उन्होंने बस अपनी पूरी कोशिश की कि ऐसी एक भूमिका को प्रतिकृति करें। ठीक वैसे ही जैसे बाई नीम को अभी महसूस हुआ था, ज़ारा कोई थी जिसका पीछा स्वर्ग ने किया था। निर्देशक, तुम मेरी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हो। जब तक मैं तुम्हें निराश नहीं करती, ये ठीक है। जैसे ही ज़ारा बोली, वह धीरे से मुस्कुराईं। उनका सुंदर चेहरा एक चमकदार फूल की तरह था जो खिल गया था। फिल्म संदेह का बादल में पटकथा लेखक मनोरंजन उद्योग में एक थोड़ा प्रसिद्ध पटकथा लेखक शिक्षक थीं। उनका नाम फांग शी था। हाँ, ये फिल्म में ज़ारा द्वारा निभाए गए वायलिन संगीतकार के नाम जैसा ही था। इसलिए ये कल्पना करना आसान था कि फांग शी को फिल्म में फांग शी से कितना प्यार था। फांग शी एक प्यारी महिला थीं। जब ज़ारा को सेट पर मारा गया था तो वह थी जो सबसे ज़्यादा रोई थीं। उन्होंने ज़ारा के चेहरे को देखा और एक मुस्कान मजबूर की। धन्यवाद ज़ारा, तुमने पूरी तरह से उस फांग शी को प्रतिकृति किया जिसे मैंने कल्पना की थी।
ज़ारा ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। मुझे धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। फांग शी से मिलना मेरी खुशकिस्मती भी हो सकती है। जब पटकथा लेखक ने यह सुना तो उनकी भौहें शांत हो गईं और वह मुस्कुराईं। ऐसा लगा कि वे सभी इस स्क्रिप्ट में फांग शी की भूमिका से प्रभावित और प्यार करते थे। मैं जानता हूं कि तुम केवल अपने भाई जैन के कारण अंतिम मिनट में मदद करने आए हो। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। अगर तुम भविष्य में अभिनय में अभी भी रुचि रखती हो तो मेरे हाथों में एक बहुत परिपक्व स्क्रिप्ट है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है और तुम्हें महिला लीड बनने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। यंगलुओ को देखो। पटकथा लेखक बोलते हुए उम्मीद से ज़ारा को देखा। अगर 3 दिन पहले कोई ज़ारा को एक फिल्म फिल्माने के लिए आमंत्रित करने आया होता तो उन्होंने सोचा होता कि दूसरा पक्ष बस उनके साथ खेल रहा था और उनकी आंखों में कुछ गलत हो सकता है। हालांकि एक समृद्ध अभिनय जीवन को पूरा करने के 3 दिनों के बाद ज़ारा को अभिनय शब्द की एक नई समझ थी। उनके पिछले जीवन में अपने जैविक माता पिता को लगातार ढूंढने और गौरव को डेट करने के अलावा ज़ारा ने वास्तव में कभी कुछ पसंद नहीं किया था। उनके पिछले जीवन में उन्हें फिल्मों में दूसरों के साथ काम करने के ज़्यादा अवसर नहीं मिले थे। ज़ारा ने पटकथा लेखक को देखा और उनके दिल में पहले ही एक जवाब था। अगर संभव होता तो ज़ारा भी अपने बदले के बीच में कुछ अर्थपूर्ण करना चाहती थीं। उदाहरण के लिए वह अपनी रुचियों का विकास करना चाहती थीं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जैन, जो किनारे पर उत्सुकता से खड़ा था, ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। मिस फांग, जैन ने कहा, मेरी बहन रुचि रखती है। अगर यह संभव है तो हम अभी एक मौखिक समझौते पर पहुंच सकते हैं। अगर तुम्हें यह सुविधाजनक लगता है तो तुम हमें पहले स्क्रिप्ट ब्रीफ पर एक नज़र डालने दे सकती हो। जैसे ही वह बोला उसने ज़ारा पर मुस्कुराया, अपना गला साफ किया और जारी रखा, मैं अस्थायी रूप से अपनी बहन के मैनेजर के रूप में कार्य कर सकता हूँ। निर्देशक और बाई नीम किनारे से देख रहे थे। उन दोनों को लगा कि जैन का इतने सुंदर और निर्धारित चेहरे के साथ ये शब्द कहना रोमांचक था। पटकथा लेखक ने उत्साह से ज़ारा और जैन को देखा और कहा, बेशक तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी स्क्रिप्ट भेज सकती हूँ। निर्देशक ने शांत ढंग से पटकथा लेखक को रोका जो उनके बैग तक पहुंचने के लिए उत्साहित थीं। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बहन भाग नहीं जाएगी। चलो पहले खाने के लिए होटल चलते हैं। हम तुम्हारी बहन की जश्न पार्टी के लिए देर नहीं कर सकते। ज़ारा मुस्कुराई जैसे उन्होंने निर्देशक और पटकथा लेखक को देखा, फिर जैन को घूरा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, स्क्रिप्ट के साथ कोई जल्दी नहीं है, चलो इसे धीरे धीरे लेते हैं। मिस फांग, क्या तुम बाद में मुझे व्हाट्सएप पर जोड़ सकती हो? हम विस्तार से बातचीत करेंगे। पटकथा लेखक फांग ने जोर से सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि इससे बेहतर कुछ नहीं था। लगभग रात के 10 बजे संदेह का बादल प्रोडक्शन टीम, जिसने अभी 3 दिन पहले फिल्मांकन शुरू किया था, जादुई ढंग से अपनी पहली रैप पार्टी समापन पार्टी का स्वागत किया। निर्माता बहुत उदार था और उन्होंने जो होटल बुक किया वह सस्ता नहीं था। भोजन अच्छा था और शराब समृद्ध थी। जैन आज अच्छे मूड में था और निर्देशक और निर्माता के साथ एक अच्छी शराब पी थी। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपनी बहन ज़ारा को शराब नहीं पीने के लिए याद दिलाना नहीं भूला। ज़ारा, तुम केवल तभी पी सकती हो जब तुम वयस्क हो। डकार, अच्छा, बड़ा भाई तुम्हारे भले के लिए ये कर रहा है। जैन की शराब सहनशीलता उत्कृष्ट नहीं थी, इसलिए वह पहले ही शराबी था। वह बोलते हुए हिचकी ले रहा था और उसका सुंदर चेहरा लाल था। ज़ारा असहाय थीं। उन्होंने क्षमा मांगते हुए निर्देशक और निर्माता को देखा और मुस्कुराईं, मेरे भाई की शराब सहनशीलता अच्छी नहीं है। आपको शर्मिंदा करने के लिए मुझे माफ़ करना। मुझे बाद में शहर वापस जाना होगा, इसलिए मैं अब और नहीं रहूंगी। मेरा भाई नशे में है, इसलिए मैं उसे पहले वापस भेज रही हूँ। सौभाग्य से संदेह का बादल के निर्देशक और निर्माता टेबल पर पीने वाले लोग थे। उन्होंने मुस्कुराया और हाथ हिलाया, कहते हुए कि यह कुछ नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कि भाई बहन को बाहर निकालने के लिए खड़े होना चाहा, लेकिन उन्हें उनके बगल के सहायकों ने नीचे दबा दिया। जैन की शराब सहनशीलता अच्छी नहीं थी और निर्देशक और निर्माता की भी खास अच्छी नहीं लगती थी। एक व्यक्ति जो एक निर्माता बन सकता था, उसकी शराब के लिए इतनी कम सहनशीलता नहीं होनी चाहिए। वह आज खुश था। जब लोग खुश होते थे तो नशे में धुत होना आसान था। फिल्म उद्योग में उनके कई सालों के अनुभव ने उन्हें बताया कि उनका शो संदेह का बादल एक बड़ी सफलता होगा। ज़ारा जैसी एक अंधेरी घोड़ी के समर्थन के साथ वह और भी अधिक शक्तिशाली थे। ज़ारा स्वाभाविक रूप से नहीं जानती थी कि निर्माता क्या सोच रहा था। उन्होंने जैन को होटल के भूमिगत पार्किंग लॉट में जैन के सहायक के साथ स्थानांतरित कर दिया। जब वे उन्हें नज़ वैन में ठूंस रहे थे, बाई नींग और उनका सहायक पीछे से आए। ये देखकर कि ज़ारा और जैन नहीं गए थे, बाई नींग खुशी से चिल्लाईं, ज़ारा। ज़ारा मुड़ी और देखा कि यह उनके तीसरे भाई की भविष्य की पत्नी थी। वह मुस्कुराई और जवाब दिया, क्या गलत है बहन नींग नींग? क्या मामला है?
बाई नींग ज़ारा से 2 कदम दूर चलीं और हल्का हाँफते हुए कहा, मैं तुम्हारे भाई से एक लिफ्ट लेना चाहती हूँ। उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? ये सुनकर ज़ारा ने कार में देखा, अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और चिढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई आपत्ति होगी। जैन फैमिली का तीसरा युवा मास्टर, जो एक मीठे सपने में गिर गया था, स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं रखेगा। जैन का बारीक सहायक चिंतित होकर चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उन्हें इतना सावधान होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। मनोरंजन उद्योग में पापाराजी एक सर्वव्यापी और घिनौना समूह था। संदेह का बादल ने अभी फिल्मांकन शुरू किया था। वह अब कोई गलती नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो उनका भाई उन्हें जिंदा उतार देगा। चूंकि भाई वीर और उनकी बहन यहाँ थे, उन्हें ज़ारा को कुछ इज्जत देनी पड़ी। अतीत में कोई भी महिला इतनी देर रात भाई वीर की कार में नहीं बैठ पाएगी। बेशक सामने की यात्री सीट पर बैठा युवा सहायक क्या सोच रहा था, ये दोनों सुंदर महिलाएं जो एक साथ बैठी थीं और धीरे से बातचीत कर रही थीं, नहीं जानती थीं। बाई नींग ने जैन को चुपचाप सोते हुए देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और ज़ारा से फुसफुसाया, मैं कल सेट पर तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। मैं थोड़ी अनिच्छुक हूँ। ज़ारा थकी हुई मुस्कुराई। उन्होंने अभी अभी फ्रूट वाइन का एक घूंट लिया था और बहुत नशे में लगती थीं। क्या हमने एक दूसरे को व्हाट्सएप पर नहीं जोड़ा? हम अभी भी संपर्क में रह सकते हैं। ज़ारा की आंखें चमक उठीं और उनकी मुस्कान अधिक शरारती हो गई। इसके अलावा जब मेरी माँ कल गईं तो उन्होंने मुझे अपने भाई पर नज़र रखने और बुरी इरादों वाली महिलाओं को उनके करीब नहीं आने देने के लिए कहा। दुर्भाग्य से मेरा हिस्सा खत्म हो गया है और मुझे थोड़ी देर में जाना होगा। मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से मिलते हैं। बहन नींग नींग, तुम इस मामले में मेरी मदद क्यों नहीं करती? बाई नींग का दिल एक धड़कन चूक गया। उन्होंने उलझन में होने का ढोंग किया और पूछा, क्या? स्वाभाविक रूप से मैं अपने नासमझ भाई की देखभाल कर रही हूँ। छोटी राक्षसी को उसे याद नहीं करने देना, ज़ारा ने मजाक में कहा, लेकिन उनकी सुंदर आंखें गंभीरता से भरी थीं। जहां तक वह जानती थीं, संदेह का बादल में कई और एक्स्ट्रा होंगे, जिनमें से अधिकांश युवा और सुंदर महिलाएं होंगी। ये बस एक ढोंग था जिसे ज़ारा उन्हें एक साथ मिलाना चाहती थी। लेकिन ज़ारा अपनी सच्ची इरादों को प्रकट नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई। बाई नींग भी एक शानदार महिला थीं। वह उनकी अभिव्यक्ति को समझ जाएंगी। ज़ारा बाई नींग जैसी एक सुंदर बहन को अपनी भाभी के रूप में चाहती थीं। बाई नींग ने ज़ारा को लंबे समय तक देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया और ज़ारा से कहा, धन्यवाद। जिस दिन संदेह का बादल के पुरुष और महिला लीड को अंतिम रूप दिया गया, वह बाई नींग और जैन के मिलने का पहला समय नहीं था। उनकी पहली मुलाकात अब से बहुत पहले हुई थी। जब बाई नींग ने देखा कि जैन उन्हें पूरी तरह से भूल गए थे, तो उन्हें हल्का निराशा महसूस हुई। हालांकि ये केवल थोड़ा सा था। आखिरकार वह थी जिसने हठपूर्वक जैन को पसंद किया था। जब ज़ारा ने बाई नींग का धन्यवाद सुना तो वह संतुष्टि में मुड़ी और कार की खिड़की के बाहर रात के दृश्य को देखा। उन्होंने अभिव्यक्ति बदलने के बिना हल्का सांस छोड़ी। ये थोड़ा मज़ेदार था, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें राहत मिली। मैचमेकर होने का ये काम काफ़ी मज़ेदार था। ज़ारा को राहत मिली क्योंकि उन्होंने पहले ही इसे अपने दिल में स्वीकार कर लिया था। वह अपने दूसरे जीवन में अपने कई दुर्भाग्यों को बदल सकती थी और कुछ अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकती थी। सब कुछ एक अच्छी दिशा में विकसित हो सकता था। शायद वह अपने खोल में फंसे बिना एक पूरी नई वह में भी बदल सकती थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा वह उन कीमती चीज़ों को भी पा सकती थी। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, एक नाम अचानक ज़ारा के दिमाग में दिखाई दिया। उन्हें लगा कि वह ज़रूर नशे में होंगी, अन्यथा वह अचानक उस पुरुष के बारे में क्यों सोचेंगी। हालांकि फ्रूट वाइन का एक घूंट नशे में कैसे हो सकता है? ये बस मानव भावनाएं हैं, या शायद ये बाई नींग और जैन के कारण था। किसी कारण से एक अस्पष्ट नियति की भावना थी जो ज़ारा को आगे बढ़ा रही थी। शायद ईश्वर की उनके लिए दया न केवल उन्हें फिर से जीने देना था, बल्कि बदला लेना और दूसरों की दयालुता चुकाना भी था। उनके लिए इससे पहले खोजने के लिए एक अधिक गहन अर्थ इंतजार कर रहा था। ज़ारा ने अपने सहायक को अपने भाई को उनके कमरे में वापस भेजते हुए देखने के बाद उन्होंने बाई नींग को विदाई दी और होटल से बाहर चली गईं जहां क्रू ठहरा हुआ था। उन्होंने 10 मिनट पहले ड्राइवर को होटल प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए कहा था। रात की हवा हल्की ठंडी थी। ज़ारा ने अपनी घड़ी पर देखने के लिए अपना हाथ उठाया। लगभग 2 बजे थे। भले ही उन्हें आज दोपहर यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करना था, उनके पास आराम करने का ज़्यादा समय नहीं था। हालांकि ज़ारा को परवाह नहीं थी। रात की हवा ने उन्हें अधिक जागृत किया। हालांकि जब उन्होंने सड़क के किनारे मोहित को देखा तो उन्हें लगा कि वह भी एक सपने में थी। स्ट्रीटलाइट के नीचे पुरुष को देखते हुए ज़ारा को लगा जैसे वह सपना देख रही थी। मोहित एक बुद्धिमान व्हीलचेयर में बैठे थे, एक लंबा भूरा विंडब्रेकर पहने हुए थे और उनके जूते इतने साफ थे कि उन पर कोई धूल नहीं थी।
हालांकि शायद यह इसलिए था क्योंकि वह लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। उनके माथे पर जो बाल ठीक किए गए थे वे हल्के ढह गए थे, जिससे वह अधिक प्यारे लग रहे थे। उन्होंने और मोहित ने केवल कुछ दिनों तक एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन इस पल में ज़ारा को लगा जैसे यह एक लंबा लंबा समय था। शायद ज़ारा बस थक गई थी। क्या वह इतनी नींद में थी कि वह बेहोश थीं? या शायद उन्हें उनकी याद आए? किसी भी हाल में इसे समझाना मुश्किल था। ज़ारा कुछ कदम दूर रुकी और मोहित को भ्रम में देखा। मोहित ने दूरी में लड़की को देखा। गर्म पीली रोशनी उनके मुंह के कोने पर पड़ी, धीरे धीरे एक चाप बना। वह मुस्कुराए और प्यार से अपनी लड़की को देखा, धीरे से कहा, क्या गलत है? क्या तुम शराबी हो? जैसे ही वह बोले, उन्होंने धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर ज़ारा की ओर पैंतरेबाजी की। जैसे ही वह करीब आए, वह लड़की का सुंदर चेहरा देख सकते थे जो हल्का लाल था। वह मुस्कुराए और कहा, तुमने बहुत ज़्यादा पी ली। अगर मैं तुम्हें अब घर ले जाऊंगा तो सफलता की दर काफ़ी उच्च होनी चाहिए। किसी कारण से ज़ारा ने मुंह बनाया और एक धीमी आवाज़ में कहा, तुम हो जो बहुत ज़्यादा पी चुके हो, तुम डरपोक। क्या? पुरुष की शिष्ट और गहरी आवाज़ कानों के लिए बहुत सुखद थी। उनकी कोमल फीनिक्स आंखें केवल ज़ारा को ही रख सकती थीं। बहुत सच, उन्होंने केवल रात के मृत होने का फ़ायदा उठाने और दूसरे व्यक्ति के साथ शराब पीने की हिम्मत की ताकि ऐसे शब्द कह सकें। ज़ारा अपने दिल में शिकायत कर रही थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी चमकीली थीं जैसे उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ारा ने अभी भी मोहित को नहीं बताया कि वह क्या सोच रही थी। उन्हें डर था कि मोहित उनसे धीरे से पूछेंगे, अधिक डरपोक कौन है? मोहित ने ज़ारा के गुलाबी गालों और उनकी आंखों को देखा। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी शराबी सुंदरता के कारण था या उन्हें देखने के बाद उन्हें महसूस हुई उत्तेजना और आश्चर्य के कारण। वह मुस्कुराए और अच्छे मूड में लगते थे जैसे उन्होंने चिढ़ाया, मैं यहाँ एक बच्चे को लेने आया हूँ जिसे दूसरे लोग नहीं चाहते। क्या तुम मेरे साथ घर चल रही हो? ज़ारा को नहीं पता था कि मोहित के शब्द उनके जीवन में कितनी भावनाएं छोड़ जाएंगे। उन्हें केवल ये पता था कि उनकी आंखें इस पल हल्की नम थीं। शायद किसी बिंदु पर ज़ारा ने पहले ही मोहित को अपने दिल में जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ घर जाने को तैयार हूँ। मोहित ने संशोधित की हुई काली माईबैक में बैठने के बाद ज़ारा की थकान एक ज्वार की लहर की तरह उन पर हावी हो गई। उनके बाएं पर बैठे मोहित ने देखा कि वह कितनी थकी हुई थी और धीरे से कहा, सो जाओ। जब हम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जगाऊंगा। ज़ारा ने अपनी आंखें बंद की और एक आरामदायक कोण पर कार सीट में पीछे झुक गईं। उन्होंने धीरे से खर्राटे लिए। मोहित ने उन्हें सुना और मोहित को कार में पर्दा नीचे खींचने का इशारा किया ताकि कोई आवाज़ ज़ारा को परेशान न कर सके। मोहित ने युवा मास्टर के आदेश का आज्ञाकारिता से पालन किया, लेकिन वह थोड़ा गुस्से में था और अपने युवा मास्टर के लिए नाराज़ महसूस कर रहा था। युवा मास्टर ने होटल के प्रवेश द्वार पर 5 घंटे इंतजार किया था। जब जैन फैमिली की चौथी मिस क्रू के साथ रात का खाना खा रही थी, वे पहले ही पहुंच चुके थे। वे ऐसी एक छोटी पार्टी में भाग ले सकते थे, लेकिन उनके युवा मास्टर ने इंतजार करने पर जोर दिया। उन्होंने जैन फैमिली की चौथी बेटी के सभी मामलों को निपटाने के बाद चुपचाप दिखाई देने के लिए इंतजार किया। और परिणाम, उन्होंने केवल कुछ शब्द कहे, लेकिन जैन फैमिली की चौथी बेटी कार में बैठते ही सो गईं। उन्होंने कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। ये क्रोधित करने वाला था। वफादार लेकिन बेहद अनुभवहीन विशेष सहायक मोहित स्वाभाविक रूप से नहीं समझ पाए कि इन दो नाजुक लोगों को अगर वे एक साथ आना चाहते थे तो उन्हें कितनी अशांत भावनाओं से गुजरना पड़ा। खासकर ज़ारा जैसी एक व्यक्ति के लिए जो बेहद स्मार्ट फिर भी संवेदनशील और नाजुक थीं। ज़ारा ने महसूस किया कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में सबसे आरामदायक नींद ली थी। हवा की आवाज़ ने उन्हें जगाया। जिस पल उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने तुरंत उन्हें फिर से बंद कर दिया। एक गर्म फिर भी तेज रोशनी उनके नाजुक सफ़ेद पलकों से चमकी और उनकी आंखों में घुस गई। जब ज़ारा ने आखिरकार नदी पर सूर्योदय देखा, मोहित की गहरी और आकर्षक आवाज़ उनके कानों में गूंजी, तुम जाग गई। ज़ारा अपने सामने के सुंदर दृश्य को भ्रम में देखा। उन्होंने अनजाने में सिर हिलाया जैसे उनमें कोई व्यक्तिपरक चेतना नहीं थी। ये पहली बार था जब मोहित ने ऐसी एक आज्ञाकारी और प्यारी ज़ारा को देखा। वह धीरे से हंस पड़े, उनकी हंसी सबसे अच्छे सेलों की धीमी गूंज जैसी थी। ये बस नदी पर सूर्योदय हो रहा है। ये बच्ची इतनी भाग्यशाली है। क्या यह अच्छा लगता है? ज़ारा ने सहज रूप से सिर हिलाया और जवाब दिया, यह अच्छा है। मोहित का इतना शरारती होना दुर्लभ था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके बगल में कीमती लड़की अभी भी होश में नहीं आए लगती थी। अभी सुबह के 5 बजे से थोड़ा ही ज़्यादा समय हुआ था और एच सिटी में चांद नदी पर सूर्योदय पहले ही देखा जा सकता था। भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण शहर एक सोते हुए स्टील पशु की तरह था। ये सुंदर और आकर्षक था, जो विदेशी लोगों को इसके लिए आसपास दौड़ने के लिए लगातार आकर्षित कर रहा था। बेशक इसमें मोहित और ज़ारा शामिल नहीं थे, जो अभी भी सूर्योदय देखने के मूड में थे।
कार की खिड़की के आधे खुले हिस्से के साथ काली माइबैक की पिछली सीट पर ज़ारा धीरे धीरे सुबह की हवा के साथ जाग रही थी। उन्होंने मोहित को देखा और पूछा, अब क्या समय हुआ है? मोहित ने नदी पर सूर्योदय की ओर इशारा किया। उनका सुंदर चेहरा गर्म सुबह की रोशनी को दर्शाता था। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, शायद 5 बजे के आसपास। क्या हम एक घोंघे पर बैठे हैं? ज़ारा ने मनोरंजन में कहा। वह संकेत दे रही थी कि उन्हें उपनगरों में मनोरंजन पार्क से शहर आए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन मोहित ने उन्हें अभी भी जैन फैमिली के पास वापस नहीं भेजा था। अगर यह गति एक घोंघा नहीं थी तो यह क्या हो सकती थी? पुरुष ने जानबूझकर अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया। जब उन्होंने ज़ारा को ऊपर देखा तो उनके होंठों का सुंदर चाप ज़ारा को असहज महसूस कराया। क्या तुम्हें स्कूल का उपहार नहीं चाहिए? ज़ारा दंग थी और सहज रूप से पूछा, क्या? मोहित ने फिर उगते हुए सूरज की ओर इशारा किया और एक मुस्कान के साथ कहा, सूर्योदय क्या ये पर्याप्त कीमती है? इस बार ज़ारा दंग थीं। पुरुष की कोमल नज़र के तहत उनका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। ज़ारा ने अस्वाभाविक रूप से दूर देखा और शांत होने का ढोंग किया जैसे उन्होंने कार की खिड़की के बाहर सूर्योदय देखा। वह अकेली थी जो जानती थी कि वह आंतरिक रूप से कितनी पागल थीं। मोहित फ्लर्ट करने में बहुत अच्छे थे। कौन इसे सह सकता था? हे ईश्वर, कोई कृपया उन्हें बताए कि क्या करना है। ये पुरुष क्या करने की कोशिश कर रहा था? मैं अभी भी अपनी जवानी में एक 16 वर्षीय लड़की हूँ। मोहित एक बच्चों से प्यार करने वाला नहीं होगा। ज़ारा का दिमाग साफ था। उनके विचार धीरे धीरे साफ हो गए जैसे उन्होंने मोहित ने उस दिन उनके लिए जो कुछ किया था उसे याद किया। ये तो छोड़ो कि मोहित ने उनके लिए होटल प्रवेश द्वार पर कितनी देर इंतजार किया। उन्होंने अपने व्यस्त और अव्यवस्थित काम से उन्हें लेने के लिए समय कैसे ढूंढा और उन्होंने उन्हें एक स्कूल उपहार देने के बारे में भी कैसे सोचा। उस रात ज़ारा मोहित से अवर्णनीय रूप से प्रभावित थीं। ये बहुत कीमती है, लेकिन जल्दी करो और मुझे वापस भेजो, मैं बहुत थक गई हूँ। ज़ारा ने एक धीमी आवाज़ में कहा। उन्होंने चांद नदी पर सुंदर सूर्योदय से अपनी नज़र वापस ली। केवल वह जानती थी कि उन्हें उनसे अलग होने में कितनी अनिच्छा थी। मोहित ने ज़ारा को देखा और एक लंबे समय के बाद हंस पड़े। ठीक है, उन्होंने कहा। जैसे ही वह बोले, उन्होंने धीरे धीरे खिड़की बंद की और सामने मोहित से कहा, चलो जैन फैमिली के पास चलते हैं। माइबैक का श्रेष्ठ इंजन बजा जैसे वह धीरे धीरे चांद पुल से दूर चली, पीछे केवल एक गर्म और भावुक सूर्योदय छोड़कर, ठीक मोहित के दिल की तरह इस पल। कार में बहुत शांति थी और ज़ारा मोहित की धीमी सांस लेने की आवाज़ भी सुन सकती थीं। उन्होंने एक पल के लिए सोचा, फिर मोहित से पूछा, तुम्हारे पैर की चोट इन कुछ दिनों में कैसी है? क्या तुम्हें कोई हमला हुआ? क्या तुमने मेरे द्वारा दी गई दवा ली? याद रखना कि अगर तुम्हें असहज महसूस होता है या कुछ गलत है तो मुझे बताना। जैसे ही उन्होंने ज़ारा के लंबे सवालों को सुना, मोहित की पहले की नुकसान की भावना गायब हो गई। यहाँ तक कि युवा मास्टर मोहित जैसा एक उदास व्यक्ति भी बादल से धूप में बदल जाएगा जिसे वह पसंद करते थे। तुम केवल 3 दिनों के लिए दूर रही हो। तुम इसे क्यों कहती हो जैसे तुम लंबे समय के लिए दूर रही हो? कुछ खास नहीं है, मैंने तुम्हारे निर्देशों के अनुसार दवा ली। मोहित ने ज़ारा की आंखों में एक कोमलता के संकेत के साथ देखते हुए कहा। चिंता मत करो, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द बताऊंगा। जब ज़ारा ने ये सुना तो उन्होंने हल्का सा अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं स्कूल शुरू कर रही हूँ, मैं शायद अभी भी घर पर रहूंगी। मैं तुम्हें लगभग 2 महीनों तक हर 3 दिनों में एक बार एक्यूपंक्चर करूंगी। हम इलाज करते समय प्रभाव देखेंगे और उसी अनुसार समायोजित करेंगे। जैसे ही ज़ारा बोली, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके शब्द कमियों से भरे थे। उन्होंने इसके बारे में सोचा और जोड़ा, बेशक अगर औषधालय क्यूई के पास कोई महत्वपूर्ण निर्देश हैं तो मैं उन्हें तुरंत तुम्हें पहुंचाऊंगी। मोहित ने ज़ारा को बेपर्दा नहीं किया। वह मुस्कुराए और सिर हिलाया, जवाब दिया, ठीक है, मैं समझता हूँ। धन्यवाद। ज़ारा ने हल्का सा आह भरी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें भी धन्यवाद देती हूँ। अरे क्या? मोहित ने वापस पूछा। ज़ारा ने अपने सूखे होंठ चाटे और एक अप्राकृतिक स्वर में कहा, मुझे पिक करने आने के लिए धन्यवाद और स्कूल खुलने के उपहार के लिए धन्यवाद। ये बहुत मौलिक है। तुम्हारा स्वागत है, मैं तैयार हूँ। जहाँ तक तुमने उल्लेख किया है मौलिक विचार की बात है, मैं इसे एक तारीफ मानूंगा। जैसे ही मोहित बोले, उनके मुंह के कोने पर मुस्कान अधिक स्पष्ट हो गई। मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, तुम्हें इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ारा का मूड चमक गया जैसे ही वह बोलीं। उन्होंने अपनी भौहें हल्की उठाईं और मोहित को देखा। आखिरकार बहुत कम लोग दूसरों को ऐसा उपहार देने के बारे में सोचेंगे। मुझे अंदाज़ा लगाने दो, क्या सिद्धार्थ ने तुम्हें ये फिर से सिखाया? मोहित ने अपनी भौहें उठाईं। उनकी प्रेमी आंखें शरारत से भरी थीं जैसे उन्हें डर नहीं था कि ज़ारा उनका भोला तरीका उजागर करेंगी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह सिद्धार्थ था? मैंने अंदाज़ा लगाया, अयान इतना रोमांटिक व्यक्ति नहीं लगता। मोहित मुस्कुराए और पूछा, तुम ऐसा क्यों कहती हो?
क्या अयान को अधिक समान नहीं होना चाहिए? आखिरकार वह उस उम्र में है जहां उसे रोमांटिक होना पसंद है। वे दोनों कैजुअली लापरवाही से बातचीत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपनी खुशी का एहसास नहीं था। वे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। ज़ारा ने अयान की सामान्य शैली के बारे में सोचा और मुस्कुराई। मैं अंदाज़ा लगा रही हूं कि डॉक्टर सिद्धार्थ अधिक रोमांटिक तर्कवादी हैं। ये सुनकर मोहित ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, तो क्या मेरा उपहार रोमांटिक है? क्या तुम्हें ये पसंद है? ज़ारा दंग थीं। उनके दिमाग की नसों को फिर से झटका लगा लगता था। वह शांत हो गईं। ज़ारा को नहीं पता था कि मोहित के सवाल का जवाब कैसे दें। कुछ अस्पष्टता को एक झटके से तोड़ा जा सकता था और बार बार जांचने को नहीं सह सकता था। हालांकि मोहित भी एक व्यक्ति थे जो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, और वह एक व्यक्ति भी थे जो कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। ज़ारा वास्तव में मोहित से डरती थीं। तो यहाँ तक कि जब मोहित की आवाज़ सामने से आई, मोहित और ज़ारा ने एक शब्द भी नहीं कहा। युवा मालिक, मिस ज़ारा, हम यहाँ हैं। ड्राइवर और मोहित दोनों कार से बाहर निकले। एक ज़ारा का सामान लेकर चल रहा था और दूसरा ज़ारा के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंचा। इससे पहले कि मोहित कार का दरवाज़ा खोल पाते, मोहित ने ज़ारा से फुसफुसाया, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम एक जानवर की तरह हो। जैसे ही वह बोले, उन्होंने ज़ारा के उत्कृष्ट और चमकीले साइड प्रोफाइल को देखने के लिए मुड़े। क्या तुम जानती हो कि वह कौन सा है? यह एक हेजहोग है। किसी द्वारा रगड़े जाने के बाद यह अपने कवच में सिकुड़ जाता है। यह एक डरपोक है, लेकिन इसकी उपस्थिति आत्मधार्मिक और अगम्य है। कार का दरवाज़ा मोहित द्वारा बाहर से खींचा गया और एक ठंडी हवा अंदर घुस गई। ज़ारा के पैर केवल एक पल के लिए रुके, इससे पहले कि वह तुरंत सामान्य हो गईं। वह खड़ी हो गईं और अपनी सीट छोड़ दी, मोहित के शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं की। ज़ारा को अपना सामान लेकर जाते देखकर मोहित मुड़े और युवा मालिक को देखा। उन्होंने एक धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हम जैन फैमिली की चौथी बेटी को अंदर नहीं भेजेंगे? मोहित ने ज़ारा की पीठ को देखा जब तक वह जैन फैमिली के सामने दरवाजे से नहीं गुजरी। फिर उन्होंने अपनी नज़र वापस ली, थोड़े थके हुए लग रहे थे। चलो कंपनी वापस चलते हैं। मोहित ने देखा कि युवा मालिक अच्छे मूड में नहीं थे और अधिक पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सिर हिलाया और सामने की यात्री सीट पर लौट आए। ज़ारा, जो बिस्तर पर गिर गई थीं, चौड़ी आंखों से सुंदर छत लाइट को घूर रही थीं। उन्होंने मोहित ने अभी जो कहा वह सोचा, और उनके मुंह का कोना फड़का जैसे उन्होंने शिकायत की, तो क्या होगा अगर मैं एक हेजहोग हूँ? रास्ते में कौन था? बूढ़े आदमी, तुम बस रहस्यमय होने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमारे बीच उम्र के अंतर पर एक नज़र क्यों नहीं डालते? मैं अभी भी एक अल्पसंख्यक लड़की हूँ। जैसे ही ज़ारा बोली, वह बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। जैसे उन्होंने नर्म गद्दे पर कुछ बार थपथपाया, उनका मुंह एक अज्ञात आवाज़ निकाल रहा था। हालांकि 3 मिनट बाद ज़ारा सो गईं। पिछले 3 दिनों से उनकी थकान लगभग मोहित के साथ व्यवहार करते समय उन्हें महसूस हुई चिंता के बराबर थी। सामने यार्ड में सुरक्षा गार्ड ने उल्लेख किया कि ज़ारा केवल सुबह 5:30 बजे घर लौटी थीं। जब वह लिविंग रूम में लौटा तो उन्होंने लिन एन को अपने परिवार के लिए नाश्ता तैयार करते हुए देखा। उन्होंने पूछा, ज़ारा अभी भी नहीं उठी? लिन एन ने हल्का सा सिर हिलाया और गर्म दूध टेबल पर रखा। वह पिछली रात बहुत देर से वापस आईं। उन्हें थोड़ी देर सोने दो। क्या वे दोपहर 2 बजे रिपोर्ट करना शुरू नहीं करेंगे? क्या जल्दी है? लिन एन की ओर चलते हुए जोरावर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने बस सुरक्षा गार्ड को इसका उल्लेख करते हुए सुना। वैसे मोहित ही थे जो मेरी बहन को आज सुबह वापस लाए। लिन एन के हाथ एक पल के लिए रुक गए और उन्होंने जोरावर को ऊपर देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? जब मैं पहले लौटी तो मैंने सोचा कि ज़ारा उसका उपयोग कर सकती है, इसलिए मैंने सेट पर एक ड्राइवर छोड़ दिया। क्या हमारे परिवार में कोई काली माईबैक चलाता है? जोरावर ने लिन एन को देखा और एक अंधेरे स्वर में पूछा। इससे पहले कि माँ और बेटा अपना आदान प्रदान पूरा कर पाते, ज़ारा ने उन्हें बाधित किया, जो दूसरी मंजिल से नीचे आई थीं। लिन एन मुड़ी और अपनी कीमती बेटी को देखा। वह उनकी आंखों में मामूली थकान देख सकती थीं। ज़ारा, तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोईं? अभी केवल 7 बजे हैं, तुम्हें दोपहर में स्कूल को रिपोर्ट करना है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। लिन एन ने पहुंचकर ज़ारा की कलाई पकड़ी। ज़ारा मुस्कुराई और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। मुझे अभी भी दूसरे काम करने हैं, इसलिए मैं सोने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। लिन एन ने असहमत में कहा, बच्ची, तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें कोड़े नहीं मार रहा है। समय की बर्बादी के बारे में यह क्या है? अगर केवल तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी जागरूकता होती। ज़ारा ने लिन एन का हाथ पकड़ा और एक कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, मुझे कुछ काम करना है। ठीक है, माँ, मेरी चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारी ज़ारा वह बच्ची नहीं है जो लोगों को चिंतित करती है। मैं कहता हूँ, मिसेज मलिक, अगली बार जब तुम मुझे बदनाम करना चाहो तो क्या तुम यह विचार नहीं कर सकती कि मैं यहाँ हूँ?
जोरावर मलिक दूसरी मंजिल से नीचे आए और अपनी पत्नी को दोषी ठहराते हुए हंस पड़े। लिनेन ने जोरावर मलिक की उपस्थिति की परवाह नहीं की। उन्होंने जोरावर मलिक पर नज़र डाली, फिर अपनी बेबी बेटी की ओर वापस मुड़ी और कहा, मैं गलत नहीं हूँ। हर दिन तुम काम करते हो, तुम्हें वापस आना और मुझ पर रोना पड़ता है, कहते हुए कि तुम बहुत थक गए हो और अपना बाकी जीवन मेरे साथ बिताने के लिए जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हो। तुम अपनी उम्र क्यों नहीं देखते? तुम हमारी ज़ारा जैसी नहीं हो। 3 दिनों के फिल्मांकन के बाद जिस पल वह वापस आई, उन्होंने पर्याप्त सोने की भी हिम्मत नहीं की और केवल काम करने के बारे में सोचा। लिनेन के वाक्य के बीच में जोरावर मलिक ने आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए। एक पत्नी गुलाम के रूप में मिस्टर जैन अपनी पत्नी के लिए कोई मैच नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत हूँ, मैं अपनी कीमती बेटी से सीखूंगा। जैसे ही जोरावर मलिक बोले, उन्होंने ज़ारा को देखा, जो किनारे पर चुपचाप खा रही थीं, और उन्हें चिढ़ाया। ज़ारा ने हल्की मुस्कान दी और अपने दूसरे भाई के साथ आंखों का आदान प्रदान करने के लिए ऊपर देखा। उन्होंने अपने माता पिता को देखा और उन्हें चिढ़ाते हुए असहाय ढंग से सिर हिलाया। जोरावर ने अपने दूध का एक घूंट लिया और ज़ारा को देखा। ज़ारा, तुम दोपहर में कितने बजे जाना चाहती हो? मैं तुम्हें एक राइड दूंगा। 4 o'clock, ज़ारा ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। अगर हम बाद में जाएंगे तो हम भीड़ से बच सकते हैं। जोरावर ने सिर हिलाया। ज़रूर, मैं पहले पिताजी के साथ कंपनी जाऊंगा और बाद में वापस आऊंगा। दरवाजे के पास चाय घर पर मासाहारू आधे घंटे तक चाय कमरे में बैठी थीं। उन्होंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और देखा कि 8:30 बजे थे। उन्होंने अपने सामने शीर्ष गुणवत्ता वाली लोंगजिंग चाय का एक घूंट लिया और अपने दिल में उत्तेजना को दबाने में सफल रहीं। जब ज़ारा ने दरवाज़ा धकेलकर अंदर प्रवेश किया, याजिंग तुरंत खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी आंखों में उत्तेजना के साथ अपने बॉस को देखा। मैं बॉस बन गई हूँ। ईशा पहले ही हमारे सहयोग के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने मुझे आज दोपहर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए ईशा ग्रुप आने के लिए कहा। ज़ारा ने कैजुअली अपने बैग को चाय टेबल पर रखा। वह ये सुनकर ज़्यादा उत्साहित नहीं लगती थीं। याजिंग के विपरीत बैठने के बाद उन्होंने कहा, उनका ऑफर क्या है? याजिंग मुस्कुराई और अपने पीछे से एक फोल्डर बाहर निकाला। उन्होंने इसे खोला और ज़ारा को सौंपा। ये हमारी गणनाओं के भीतर है। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में हमारी हरकतों ने उन्हें असहज कर दिया है। वे हमारे जैसे एक बड़ी मछली को खो देने से डरते हैं। ज़ारा ने दस्तावेज़ों को पलटा और मुस्कुराई। शाबाश, ऐसा लगता है कि इस मामले को तुम पर छोड़ना सही फैसला था। ज़ारा की तारीफ सुनकर याजिंग खुशी से हंस पड़ी और जल्दी से जवाब दिया, बॉस, तुम्हारी योजना महान थी। तुमने ईशा और ईशा के विचारों का सटीक रूप से अनुमान लगाया और ईशा ग्रुप की सीमा को पकड़ा, जिससे हमें आधिकारिक तौर पर इतनी कम कीमत पर ईशा ग्रुप में प्रवेश करने की अनुमति मिली। जैसे ही याजिंग बोली, उन्हें अभी याद आया लगता था कि उन्होंने ज़ारा को बाहर बुलाया था। उनके चेहरे पर खुशी हल्की फीकी पड़ गई और उन्होंने जारी रखा, मैंने बॉस को आज कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने पर चर्चा करने के लिए बाहर बुलाया। ज़ारा ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। बेशक, उन्हें ईशा ग्रुप के फैसले के पीछे का कारण भी पता था। जब वे वहां जाएंगे तो ये केवल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जितना सरल नहीं होगा। मीडिया शायद उनके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। ज़ारा ने अंदाज़ा लगाया कि ईशा सोचेंगी कि यह मीन एना पर पलटवार करने के लिए ईशा ग्रुप का संकेत था। जैसे ही उन्होंने ईशा के वर्तमान आत्मधार्मिक रवैया के बारे में सोचा, ज़ारा के होठों के कोने धीरे धीरे एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में घुमावदार हो गए। उन्होंने अपने हाथ में दस्तावेज नीचे रखा और याजिंग को ऊपर देखा। थोड़ी देर में यानान दोपहर में दिखाई नहीं देंगी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को ढूंढूंगी। मासाहारू दंग थी और भ्रम में पूछा, बॉस, क्या तुम नहीं आ रही हो? वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जाल में सीधे कैसे चल सकती हूँ? जैसे ही ज़ारा बोली, उन्होंने संक्षेप में याजिंग को समझाया, एक उच्च मौका है कि वे श्यानदू के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग गति बनाने और मीनेना पर पलटवार करने के लिए पहले कदम के रूप में करेंगे। इसलिए मैं उन्हें अपना रास्ता नहीं चलने दे सकती। यानान नहीं जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को ढूंढूंगी। स्टेज डर मत रखना, उन्हें एक कठिन समय दो। जब मासाहारू ने यह सुना तो उन्होंने सिर हिलाया और चमकीली आंखों से जवाब दिया, बॉस, तुम बहुत विचारशील हो। मैंने इस पर विचार भी नहीं किया। ज़ारा ने याजिंग को देखा और हंस पड़ी। भविष्य में ईशा ग्रुप के साथ किसी भी संचार के लिए मुझे तुम्हारे माध्यम से जाना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम इसे अच्छी तरह से कर सकती हो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए उत्कृष्ट होने का एक और मामला है। जब मासाहारू ने देखा कि उनके बॉस की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो रही थी, तो वह शांत हो गईं और ज़ारा के निर्देशों को सुना। जैसा कि ज़ारा ने उम्मीद की थी, पूरा ईशा ग्रुप बिल्डिंग रिपोर्टरों से भरा हुआ था। ईशा सुबह सुबह ऑफिस पहुंची, पूरी तरह से सजी हुई थीं। आज उनके लिए बहुत अलग था। सबसे पहले, उनके सुझाव को पहले ही ईशा ग्रुप के निदेशक बोर्ड ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया था।
उन्होंने रेशमी मुलायम के एक शेयरधारक बनने के इरादे के पत्र को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था। दूसरा, आज सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की शुरुआत थी और वह एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपना जीवन शुरू करने वाली थी। ईशा के सेक्रेटरी एक अद्भुत महिला थीं। उन्होंने ईशा को सम्मानपूर्वक देखा और अभिवादन किया। मिस सीईओ, ईशा ने कहा कि अगर तुम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेती तो ये बेहतर होगा। ईशा दंग थीं। उन्होंने भ्रम और अधीरता के साथ सेक्रेटरी को देखा। तुमने क्या कहा? क्या यह मेरे पिताजी का विचार है? दूर हटो, मैं अंदर जाकर उनसे बात करूंगी। जैसे ही ईशा बोली, उन्होंने अपनी ऊंची एड़ी में सेक्रेटरी को एक तरफ धकेल दिया और तेजी से ईशा के ऑफिस में घुस गईं। पिताजी, क्या हमारा एक समझौता नहीं था? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लूंगी ताकि रेशमी मुलायम के लोगों के साथ संपर्क कर सकूं। तुम अपनी बात से कैसे पीछे हट सकते हो? उन्होंने मेज के पीछे ईशा को भ्रम में देखा। उनका स्वर भी बहुत सुखद नहीं था। ईशा ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन से अपना सिर उठाया और गुस्से में ईशा को आंखें सिकुड़ीं। क्या तुम्हें आज स्कूल शुरू नहीं करना है? तुम कंपनी के मामलों में क्यों दखल दे रही हो? मैं तुम्हारे भले के लिए ये कर रहा हूँ। तुम अपने पंजीकरण में देरी कैसे कर सकती हो? तुम्हारी माँ मुझे मार डालेंगी। मैं अपनी सीमाओं को जानती हूँ। हमने पिछले कुछ दिनों में पर्याप्त तैयारी की है और शानदू के साथ सहयोग पहले ही तय हो गया है। अब और कोई गलती नहीं होगी तो यह मुझे कैसे देरी कर सकता है? ईशा ने ईशा को असहमत में देखा। वह 2 कदम आगे बढ़ीं और ईशा के सामने खड़ी हो गईं। ईशा ने अपनी बेटी पर नज़र डाली और असहाय ढंग से आह भरी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपनी युवा बेटी की प्रतिस्पर्धी प्रकृति के बारे में खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए। ईशा में व्यवसाय के लिए एक विशेष प्रतिभा थी, लेकिन ये केवल थोड़ा सा था। शारदा ने उन्हें युवा होने के बाद से गर्वित और अहंकारी होना सिखाया था। ईशा को लगा कि एक दिन ईशा अपने व्यक्तित्व के कारण नुकसान में होंगी। उनके दिल में लड़कियों को अच्छी तरह से शिक्षित और तर्कसंगत होना चाहिए, अपने पतियों का समर्थन करना और अपने बच्चों को पालना चाहिए। व्यावसायिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ें पुरुषों को करनी चाहिए। चूंकि ईशा उनकी इकलौती बची हुई बच्ची थी, ईशा हमेशा उनके प्रति बहुत उदार रहे थे। अतीत में ईशा हमेशा सभी छोटे मामलों को छोड़ने में सक्षम रहे थे। हालांकि इस मामले में पहले ही ईशा ग्रुप के शेयरों का वितरण शामिल था। यह अब बच्चों का खेल नहीं था। ईशा को अपने दिल में एक अस्पष्ट असहजता महसूस होती रही। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निदेशक बोर्ड शामिल होगा। उन्हें लगा कि इस मामले पर अभी भी चर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन निदेशक बोर्ड के शेयरधारकों ने पहले ही सहयोग पर फैसला कर लिया था। उन्होंने उनकी परवाह बिल्कुल नहीं की। वास्तव में ईशा और मीन एना की पिछली विफलताओं के बाद ईशा ग्रुप के निदेशक बोर्ड के लोगों को ईशा के बारे में पहले ही कई शिकायतें थीं। वे ईशा के नेतृत्व करने के कुछ तरीकों से असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि ईशा में नवाचार का साहस नहीं है, या जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट उनकी ओर से एक चेतावनी और घोषणा था। अगर ईशा ग्रुप को पुनर्जीवित करने और ईशा ग्रुप के निर्णय लेने को बढ़ावा देने की एक योजना विकसित नहीं कर सकते तो वह पूरे निदेशक बोर्ड का भरोसा और तोड़ देंगे। उस समय परिणाम कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे ईशा सह सकते होंगे। ईशा की हठधर्मिता के खिलाफ असहाय ईशा की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उन्होंने एक थके हुए दिल से आह भरी और सोचा कि काश शारदा और मैंने उस बच्चे को तब नहीं छोड़ा होता। किसी भी हाल में ऐसा लगता था कि उन्हें ईशा को कभी बेटा नहीं होगा। एक बेटी का होना भी एक अतिरिक्त विकल्प और अवसर था। जैसे ही ईशा ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने उनकी छोटी आकृति को याद किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपने दिल में आह भरी और असहाय ढंग से सिर हिलाया। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकती हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम अपने पंजीकरण में देरी नहीं करोगी। ईशा ने ये सुनकर संतुष्टि में मुस्कुराया। मैं जानती हूँ पिताजी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। दोपहर 12 बजे ईशा कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का कॉन्फ्रेंस हॉल एच सिटी के आर्थिक रिपोर्टरों से भरा हुआ था। वे पूरी सुबह यहाँ इंतजार कर रहे थे क्योंकि ईशा कॉर्पोरेशन द्वारा आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे समाचार उद्योग और एच सिटी के आर्थिक व्यावसायिक सकल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। आर्थिक रिपोर्टर, जो सीधे कैमरा को देख रहा था, एक माइक्रोफोन पकड़े हुए था और रिकॉर्ड कर रहा था। प्रिय दर्शकों, आर्थिक एक्सप्रेस के शुभ दोपहर। मैं आज का स्टैंड इन रिपोर्टर छोटा आदित्य हूँ। जैसा कि सभी देख सकते हैं, मैं ईशा ग्रुप और शानदू के हस्ताक्षर समारोह में हूँ। इस रिपोर्ट के अनुसार एच सिटी में शानदू इकोनॉमिक न्यूज़पेपर ऑफिस की शाखा कार्यालय भविष्य में शानदू शाखा कार्यालय के रूप में संदर्भित हाल ही में शहर में अक्सर व्यावसायिक गतिविधियां कर रहा है। ईशा ग्रुप के आंतरिक कर्मचारियों के अनुसार शानदू शाखा कार्यालय और ईशा ग्रुप के बीच इस बार का सहयोग वास्तव में मीन एना ग्रुप के साथ उनके संबंधित व्यावसायिक उद्योगों में प्रमुख स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना है। कृपया छोटा आदित्य के कदमों का पालन करें और आज के सिटी एक्सप्रेस पर ध्यान दें। रिपोर्टर ने इसी तरह की बहुत सारी खबरें रिकॉर्ड की जिन्होंने आग भड़काई और जनता की उत्सुकता बढ़ाई।
कैमरामैन को कैमरा बंद करने का संकेत देने के बाद वह मुड़ा और मुख्य टेबल पर ईशा ग्रुप के कर्मचारियों को देखा। उन्होंने मुंह बनाया और कहा, ईशा ग्रुप के साथ क्या हो रहा है? कल तुमने हमें इसके बारे में बताया, लेकिन परिणाम क्या है? अब भी हमने श्यान दू का कोई संकेत नहीं देखा। वे छुट्टी पर नहीं होंगे। मैं अभी भी इस खबर के विस्फोट होने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं इस महीने के लक्ष्य को पूरा कर सकूं। उनके सहकर्मी ने मौजूद अन्य मीडिया को चारों ओर देखा और फिर मंच पर लोगों को देखा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता। उन्होंने इतना बड़ा दृश्य बनाया है, यह नकली नहीं लगता। ये सबसे अच्छा है, अन्यथा मैं उन्हें मार डालूंगा। उन्होंने पूरी सुबह हमें लटकाए रखा। जैसे ही रिपोर्टर की डांट खत्म हुई, ईशा ने कंपनी के संबंधित प्रभारी व्यक्ति को मंच पर लाया। उनका मेकअप उत्कृष्ट था और उनका व्यवहार बहुत सुरुचिपूर्ण और भव्य था। आयोजक की सीट पर खड़े होकर उन्होंने मुस्कान के साथ सभी को देखने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। आज हमारे ईशा ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं ईशा हूं, श्यान दू के साथ इस शेयरधारक समारोह की मुख्य प्रभारी व्यक्ति। यहाँ ईशा फैमिली की ओर से मैं शिक्षक यान आन का ईशा फैमिली का एक नया दोस्त होने के लिए स्वागत करती हूँ। ईशा के बोलने के बाद उन्होंने खुशी में मंच के नीचे स्पॉटलाइट का सामना किया। आत्मसंतुष्टि भरी मुस्कान ने उन्हें एक अतुलनीय चमकदार अस्तित्व की तरह दिखाया। मिस ईशा, क्या तुम्हारा मतलब है कि शिक्षक यान आन व्यक्तिगत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगी? तो यान आन के ईशा ग्रुप का एक नया दोस्त बनने से क्या इसका मतलब है कि श्यान दू ईशा ग्रुप के साथ काम करेगा? तो तुम यान आन के ईशा फैमिली पर हमले को कैसे समझाओगी? ये सही है मिस ईशा, हमें ईशा ग्रुप और मीन एना के प्रति शिक्षक यान आन के रवैया के बारे में उत्सुकता है। श्यान दू से लोगों के आने से पहले क्या तुम हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकती हो? क्या तुम्हारी कंपनी और रेशमी मुलायम के बीच कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर समारोह दोपहर 12 बजे निर्धारित नहीं है? श्यान दू की देरी के बारे में तुम क्या सोचती हो? ईशा रिपोर्टरों के मुश्किल और निर्दयी सवालों से नहीं डरीं। वह मुस्कुराईं और कई कैमरों के सामने धीरे से अपनी सीट पर बैठ गईं। मेरे मीडिया के दोस्तों, कृपया शांत हो जाओ। चूंकि हमारा ईशा ग्रुप सभी के संदेहों का जवाब देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है, हम पहले बैठ सकते हैं और धीरे धीरे बातचीत कर सकते हैं। रिपोर्टरों ने ईशा के आत्मविश्वास और शांति को देखा, इसलिए उन्होंने श्यान दू की देरी के बारे में अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और अपनी सीटों पर लौट आए। ईशा कॉन्फ्रेंस रूम के पीछे के दरवाजे पर खड़ा था और ईशा को स्थिति स्थिर करते हुए देखकर राहत की सांस ली। जब वह अपनी सेक्रेटरी को देखने के लिए मुड़े, उनकी नज़र गहरी हो गई। क्या यीमेन के लोगों ने तुम्हें एक विशिष्ट समय दिया? वे अपनी देरी को कैसे समझाते हैं? सेक्रेटरी डर में सिर झुका लिया और जल्दी से रिपोर्ट की, वे 5 मिनट पहले आए थे कि शिक्षक यान आन की फ्लाइट लेट हो गई थी और थोड़ी देर के लिए देरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने सटीक समय नहीं बताया। मुझे नहीं लगता कि वे इतने महत्वपूर्ण मामले में देरी करने की हिम्मत करेंगे। सीईओ ईशा, कृपया शांत हो जाएं। ईशा ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में अधीरता को दबाया। जल्दी से किसी को भेजो ताकि स्थिति की पुष्टि की जा सके। ग्राहक की मनोविज्ञान का अनुमान लगाने के लिए अपनी व्यक्तिपरक राय का उपयोग मत करो। सेक्रेटरी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और अपनी ऊंची एड़ी में तेजी से चली गई। इस बीच ईशा, जो स्थल में थी, उत्साहित थी जैसे उन्होंने रिपोर्टरों के साथ ताइची खेलने की कोशिश की। ईशा हर सवाल का जवाब दे सकती थी जिसे उन्होंने एक सुंदर और गरिमापूर्ण तरीके से छिपे जालों में फेंका था। बेशक यह एक प्रक्रिया भी थी जिसका ईशा ने आनंद लिया और पसंद किया। उनका गर्वित और अहंकारी व्यक्तित्व ने उनकी जीतने की प्रबल इच्छा और उन चीज़ों को नियंत्रित करने की उनकी पूर्ण इच्छा बनाई जिसे वह चाहती थी। ये सभी चीज़ें थीं जिन्हें वह आमतौर पर थोड़ा छिपाती थीं। हालांकि ईशा ने कुछ दिनों के बाद इसे और छिपाना नहीं चाहा। वह एच सिटी के व्यावसायिक सर्कल में सभी को ईशा ग्रुप की इकलौती बेटी के रूप में अपनी क्षमताओं को देखने देना चाहती थी। ये सबसे अच्छा होगा कि उस पुरुष को एक अच्छी नज़र डालने दें। हालांकि ये झूठा सपना यान आन के देर से आने के माहौल में धीरे धीरे गायब होना शुरू नहीं हुआ था। जब रिपोर्टर बेचैन और उत्सुक हो रहे थे, या जिंग एक पुरुष को स्थल में लाया। जैसे ही उन्होंने मीटिंग रूम में कदम रखा, वह सामने की भीड़ से हैरान लगती थीं। एक हल्की ठहराव के बाद उन्हें अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान मिली। ऐसा लगता है कि सीईओ ईशा हमारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ तक कि इस तरह का एक हस्ताक्षर समारोह भी इतना भव्य हो सकता है। जैसे ही या जिंग बोली, उन्होंने अपने पीछे पुरुष को ईशा के बगल में मुख्य सीट पर लाया। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ मौजूद मीडिया को चारों ओर देखा। जब वह वापस मुड़ी, उन्होंने ईशा पर मुस्कुराया। हम फिर से मिलते हैं, मिस ईशा। ईशा ने गुप्त रूप से उस दिशा में अपना सिर घुमाने की कोशिश की जहां या जिंग आए थे, लेकिन जब उन्होंने जिस आकृति को वह ढूंढ रही थी उसे नहीं देखा तो वह अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सकी। मिस या जिंग, क्या शिक्षक यान आन अभी भी पीछे हैं? हाल ही में एच सिटी में फ्लाइट लेट हो गई हैं।
हम जैसे हवाई यात्री असहाय हैं। जब या जिंग ने ये सुना तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया और ईशा के दिल में असहजता धीरे धीरे बढ़ गई। हाँ, शिक्षक यान आन वास्तव में बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने अभी उतरना किया और वह पहले ही मुख्यालय दौड़कर जा रही हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने खास तौर पर एच सिटी में हमारे शाखा प्रबंधक को ईशा ग्रुप के साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शिक्षक यान आन की ओर से आमंत्रित किया है। चिंता मत करो, मैनेजर शिक्षक यान आन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मिस ईशा और सीईओ ईशा को हमारे शिक्षक यान आन को समझना चाहिए। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? जैसे ही या जिंग बोली, उन्होंने ईशा के चेहरे के भावों पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें लगा कि सबसे अच्छी अभिनेत्री भी उनके जितना अभिनय करने में अच्छी नहीं थी। कौन जानता था कि उस उत्कृष्ट मेकअप के पीछे कितना दर्द और शर्मिंदगी छिपी थी। ईशा का चेहरा सख्त हो गया। वह सभी कैमरों के सामने शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकती थीं। वह सभी की भ्रमित और गुस्से वाली आंखें महसूस कर सकती थीं और उन्हें लगा जैसे चींटियां उन्हें नोच रही थीं। ये खत्म हो गया, ईशा ने सोचा। उन्होंने पहले कई योजनाओं की सावधानीपूर्वक गणना की थी, लेकिन वे सभी यान आन के असामान्य तरीके से काम करने से बाधित हुए। यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि उनकी विधियां विफल हो गई थीं, लेकिन यह इतना शर्मनाक था कि उन्होंने इतना बड़ा जाल बिछाया था, लेकिन दूसरा पक्ष उसमें बिल्कुल नहीं गिरा था। यह एक टोकरी का उपयोग पानी खींचने के लिए करने जैसा था। ये सब व्यर्थ था। वह निदेशक बोर्ड और ईशा को साबित करना चाहती थीं कि वह सक्षम हैं। जब तक उनके ईशा ग्रुप के पास यान आन और श्यानदू जैसे शक्तिशाली सहायक होंगे, क्या मीन एना उनसे पराजित नहीं होगा। यान आन की उपस्थिति ईशा ग्रुप के मीन एना से हारने की पब्लिक ओपिनियन लड़ाई को भी तोड़ देगी। वे खतरनाक आरोप और टिप्पणियां भी यान आन के हाथों से पलटे जा सकते थे। यह मीन एना पर पलटवार करने के लिए ईशा ग्रुप का पहला हॉर्न था।